आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी में इन्होंने अपनी एक परिभाषा प्रस्तुत की है मानव भूगोल की। वो परिभाषा किस प्रकार से है? वो परिभाषा है कि मनुष्य मानव समाज की परिभाषा है मानव समाज एवं धरातल के बीच संबंधों का किस प्रकार का अध्ययन? संश्लेषित प्रकार का अध्ययन। यानी इन्होंने किस पर बल दिया है? संश्लेषण पर बल दिया है। इनका जो संबंध है संश्लेषण पर विशेष बल दिया है। इनके बाद में इनकी शिष्य आती है, अमेरिकी विद्वान है, शिष्य जिसका नाम है एलन सैंपल। एलन सैंपल नाम है। इन्होंने स्वभाव को सम्मिलित किया है और उनके परिवर्तन को सम्मिलित किया है। इन्होंने कहा कि चंचल मानव का स्वभाव कैसा है? चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी है, अस्थायी पृथ्वी है, इनके बीच जो संबंध है, इनके बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। विडाल डिलाब्लास है, फ्रांस के विद्वान है, जिन्होंने संभववाद की नींव रखी थी, संभववाद विचारधारा प्रस्तुत की थी। ये अपने नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा इसके समर्थक है। विडाल डिलाब्लास ने अपनी परिभाषा प्रस्तुत की कि मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान है। ठीक है, यहाँ तक ये तो परिभाषा हो गई, यानी इसका तात्पर्य और इसकी परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की। इसकी प्रकृति किस प्रकार की रहती है मानव भूगोल की? तो वैसे प्रकृति से तात्पर्य क्या रहता है? प्रकृति से तात्पर्य रहता है कि मनुष्य है या जो कोई भी विषय है, यानी कोई विषय, उस विषय में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है, उस विषय की प्रकृति कैसी है। अब मानव भूगोल की जो प्रकृति है इसके बारे में शॉर्ट में हमने देख लिया है, लेकिन एक विद्वान है, विद्वान के द्वारा दी गई जो परिभाषा है उस परिभाषा के बारे में हम जानकारी लेते हैं। और वो क्या रहती है कि वो विद्वान भी अमेरिका के हैं। अमेरिकी विद्वान जीन ब्रून्स। अमेरिकी विद्वान जीन ब्रून्स है। जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार की है? इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? अर्थशास्त्र में मूल्यों का या कीमतों का अध्ययन किया जाता है। कीमतों या मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी जीन ब्रून्स है, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है और भूगर्भ शास्त्र का संबंध आंतरिक चट्टानों से, बुक में हो सकता है मिसप्रिंट हो, लेकिन आंतरिक चट्टान होगी भूगर्भ शास्त्र, आंतरिक चट्टानों से है। अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, मूल्य से। भूगर्भ शास्त्र का संबंध है वो आंतरिक चट्टानों से है। मानवाचार विज्ञान है। मानवाचार विज्ञान का संबंध किससे है? प्रजातियों से या जातियों से है। इतिहास का संबंध वनस्पति शास्त्र का संबंध है वो पेड़ पौधों से है। और इतिहास का संबंध है वो समय से है। जीन ब्रून्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है। इन अर्थशास्त्र में कीमतों का या मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ शास्त्र में
आंतरिक चट्टानों का अध्ययन किया जाता है कि भूमि है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें किस प्रकार की है, उसका निर्माण कैसे हुआ, यानी आग्नेय चट्टान है, अवसादी है या कायांतरिक चट्टानें कठोर है या मुलायम है, उनका निर्माण किस रूप में हुआ, कितने वर्षों पहले इसका निर्माण हो चुका है, यानी आंतरिक जो चट्टानों के बारे में जानकारी दी जाती है। उसी प्रकार वनस्पति शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र में कि ये वनस्पति किस प्रकार की है, कैसी जलवायु में इसकी उत्पत्ति होती है या किस प्रकार की जलवायु में इसका विकास किया जा सकता है। तो वनस्पति शास्त्र है, उसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। मानवाचार विज्ञान है, उसमें मनुष्य है या जो जीव जंतु है, इनकी जो प्रजातियां जातियां, उनसे संबंधित उनका अध्ययन किया जाता है। इतिहास है, इतिहास का संबंध किससे रहता है, इतिहास का संबंध समय से, यानी कितने वर्षों पहले किस प्रकार की घटना हुई, तो यानी समय से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार जीन ब्रूस ने कहा है कि भूगोल है, भूगोल का संबंध स्थान से है, किससे, स्थान से है, यानी भूगोल का संबंध स्थान से है कि वो स्थान कहाँ है, कैसा है, उसके बारे में कहाँ, कैसे, कब, कौन, यानी इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका जवाब या उनका उत्तर देखा जाता है। तो भूगोल का संबंध इन्होंने कहा है कि स्थान से। तो जीन ब्रूस के अनुसार भूगोल है, भूगोल की प्रकृति किस प्रकार की है कि स्थान है, स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जैसे अब आप देखते हो, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, वो वहीं क्यों है, वहीं पर उसका निर्माण कैसे हुआ है। अब उनके जो आंसर देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, जैसे अपने माउंट एवरेस्ट की चोटी कितनी ऊंचाई पर है, कितनी उसकी ऊंचाई है, उसकी निर्माण है, जैसे आंतरिक जो भूपर्वतीय आंतरिक जो प्लेटें हैं, प्लेटों के किस भाव के कारण उसका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देखा जाता है। तो वो क्या है, भूगोल है, भूगोल से संबंधित है। भूगोल की शाखा मानव भूगोल है, हमें देखनी है मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल है, मानव भूगोल का संबंध किससे है या प्रकृति क्या है। तो इसका मूल केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु मानवीय क्रियाकलाप, इसका मूल केंद्र बिंदु क्या है, मानवीय क्रियाकलाप है। तो यानी मानव भूगोल है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें इसका संबंध किससे है, तो मानवीय क्रियाकलापों से संबंध है। यानी मनुष्य किस प्रकार की क्रियाएं करता है, कहाँ करता है, कैसी जलवायु में करता है, वहाँ यदि एक उष्ण जलवायु है, वहाँ उष्ण जलवायु में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां है या आर्थिक क्रियाकलाप वो करता है, तो शीतोष्ण प्रदेशों में इस प्रकार की क्यों नहीं कर सकता। यानी इन सभी जो सवाल है उनके जवाब लिए जाते हैं। तो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का संबंध किससे, मूल रूप से मानवीय क्रियाओं से संबंध है। तो ये इसकी प्रकृति हो गई। अब इनके जो विषय क्षेत्र है, बस 2 मिनट की बात हो रहा है, विषय क्षेत्र है, विषय क्षेत्र और देख लेते हैं कि विषय क्षेत्र क्या है। तो जीन ब्रूस अमेरिकी विद्वान है, इनके अनुसार क्या है, यानी अब क्रम से यदि आपको याद रखना है तो अर्थ भूमि का अर्थ आप भूगोल में भूमि के बारे में या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो अर्थ भूमि का वन मानुष के इतिहास से लगाओ, अर्थ भूमि का वन मानुष के इतिहास से लगाओ। वन मानुष यानी वन में रहने वाले मनुष्य, उसका इतिहास किस प्रकार का, यानी एक ट्रिक के रूप में अर्थ भूमि का वन मानुष के इतिहास से लगाओ। अब इसकी जो विषय क्षेत्र है, विषय क्षेत्रों से संबंधित हम बात करते हैं। तो पहला विषय क्षेत्र लिया जाता है जनसंख्या। एक तो विषय क्षेत्र है जनसंख्या। जनसंख्या में किसका अध्ययन किया जाता है कि आप देखते हो मानव भूगोल में जनसंख्या है, जनसंख्या के किस प्रकार का प्रारूप है, उसका वितरण किस रूप में है, जनसंख्या का घनत्व है, लिंगानुपात है, यानी इस प्रकार के कई बिंदु है, उस बिंदु पर अध्ययन किया जाता है। यानी जनसंख्या से संबंधित मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। तो ये एक इसका विषय क्षेत्र हो जाता है। जनसंख्या एक विषय क्षेत्र हो जाता है। इसके साथ में
प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश के या प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधन। तो प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधनों से क्या अभिप्राय है या ये विषय क्षेत्र है वो क्या दर्शाता है या क्या बताता है। तो प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधन है, यानी मानव भूगोल में हम अध्ययन करते हैं कोई भी प्रदेश है उस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार के वहां पर वितरित है। पहले ये देखो कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या है। संसाधन क्या होता है? संसाधन वो वस्तु होती है जिसको हम काम में लेते हैं, यानी हमारी आवश्यकता पूर्ति करने वाली वस्तु या तत्व है, उसको हम संसाधन कहते हैं। जब तक वो हमारी आवश्यकता पूर्ति करती है तब तक वो हमारे लिए संसाधन रहता है। प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति में अपने आप जो उत्पन्न होने वाली है और उसको हम काम में लेते हैं उस वस्तु को, तो वो प्राकृतिक संसाधन हो जाएगी। तो कोई भी प्रदेश है उस प्रदेश में, जैसे कोयला है, कोयले को हमने निर्मित थोड़ी किया है, पेट्रोलियम को हमने निर्मित थोड़ी किया है, तो ये क्या प्राकृतिक संसाधन है। खनिज है, जो भी है खनिज है इस प्रकार के, तो वो क्या प्राकृतिक संसाधन है। तो इनका अध्ययन आप देखते हो अपनी मानव भूगोल की, जो मानव भूगोल है उस मानव भूगोल की बुक में उनका अध्ययन मिलता है। तो यानी ये भी एक विषय क्षेत्र हो जाता है जो अपने प्राकृतिक संसाधन है। जैसे अपनी जल है, जल का हम उपयोग करते हैं श्वास लेने के लिए। ये आपने वायु है, वायु का भी हम उपयोग करते हैं। अपने जो खनिज है, खनिजों का हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के ये आदि प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी एक मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। तीसरा विषय क्षेत्र आता है वो है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण में किसका अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। तो सांस्कृतिक वातावरण है, पहले तो ये देखते हैं सांस्कृतिक वातावरण होता क्या है, और यदि यह समझ में आ गया तो अपने आप समझ में आ गया कि ये मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो सांस्कृतिक वातावरण यानी एक तो होता है प्राकृतिक वातावरण और दूसरा होता है सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण तो जो प्रकृति में अपने आप निर्मित है वो क्या है, प्राकृतिक वातावरण है। इस प्रकार के दृश्य या जो भी हमारे सामने कुछ भी है, जो भी दृश्य में दिखाई देते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, वातावरण तो वो होता है कि हमारे चारों ओर जो फैला हुआ है, जो हमें दिखाई देता है वो हमारा वातावरण है। और इसके साथ ही प्रकृति जोड़ दिया जाए तो प्रकृति में अपने आप निर्मित वातावरण है वो प्राकृतिक वातावरण हो जाएगा। और सांस्कृतिक जोड़ दिया जाएगा तो यानी मानव निर्मित या जो कृत्रिम दृश्य है, कृत्रिम वातावरण है, उसको सांस्कृतिक वातावरण कहा जाता है। तो आप देखते हो कि मानव भूगोल और मानव भूगोल में मानव निर्मित जो अपने वातावरण है उसका अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उसको अध्ययन किया जाता है। तो अपने आप ही हो गया, यानी उद्योग है, बड़ी इमारत है, इमारत बनाने के लिए सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग को कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के जो अपने मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाने वाले मानवीय प्रभावों, मानवीय प्रभावों से निर्मित दृश्य, मानवीय प्रभाव से निर्मित दृश्य यानी जो दृश्य जिस पर मानवीय प्रभाव है वो क्या है, सांस्कृतिक वातावरण रहता है। नेक्स्ट विषय क्षेत्र आता है, चौथा है वो है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम, तो कालिक अनुक्रम का मतलब क्या है, यानी काल, कालिक में काल, काल का तात्पर्य क्या रहता है, समय से रहता है। काल यानी समय, तो यानी समय है, अनुक्रम यानी बदलता रहना, परिवर्तित रहना, आगे बढ़ना, यानी किस क्रम में, अनुक्रम, क्रम यानी आगे का जो क्रम है, बदलता हुआ क्रम। तो कालिक अनुक्रम यानी मनुष्य है, मनुष्य का जो संबंध है प्रकृति के साथ में हमेशा एक समान नहीं रहता है, वो समय के साथ साथ में बदलता रहता है, यानी परिवर्तन होता रहता है। तो समय के साथ जो बदलती प्रकृति है, मनुष्य की बदलती जो प्रकृति है, परिवर्तन जो किया जाता है मनुष्य के द्वारा, किसके साथ, समय के साथ।
इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कालिक अनुक्रम कहा जाता है। तो समय के साथ बदलती प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। देखते नहीं क्या भाई मनुष्य है पहले किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता था। पहले मनुष्य जैसे वनों में रहता है, ये मानव भूगोल का विषय क्षेत्र रहता है। मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद में मनुष्य कई करोड़ों वर्षों बाद में आधुनिक मानव के रूप में होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस के रूप में आज विकसित हुआ है। तो ये क्या है, समय के साथ जो बदलती प्रकृति है उसी का अध्ययन मानव भूगोल में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट अपना 5वां है वो है नियोजन व प्रादेशिक संगठन। नियोजन व प्रादेशिक संगठन। नियोजन व प्रादेशिक संगठन में क्या है कि मनुष्य है, मनुष्य को जो मानव भूगोल का अध्ययन करता है, मानव भूगोल का अध्ययन करता है, भूगोल लेता है, वो इतना ही नहीं कि भाई जनसंख्या का वितरण घनत्व ज्ञात कर लिया, जलवायु, वायु, खनिज यानी प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान हो गया, या सांस्कृतिक जो दृश्य है उसका ज्ञान हो गया, इतना ही नहीं। इतना ज्ञान होने से वो भूगोलवेता नहीं कहलाएगा। इनके साथ साथ में यह भी होना चाहिए कि वो किस प्रकार से कोई भी दृश्य वो किस प्रकार से निर्मित हुआ है, यानी उस पर किसका प्रभाव है, किसका प्रभाव। भूगोलवेता है, भूगोलवेता को इतना ही ज्ञात करना आवश्यक नहीं रहता है कि वो क्या करते हैं, ये दृश्य है वो कहाँ पर है, किस प्रकार से। यह भी होना चाहिए कि वो वहाँ ही क्यों निर्मित है। जैसे आप देखते हो कि कोई जलवायु, जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आप मानते हो कि वहां पर जंगल ज्यादा है, वनस्पति ज्यादा है, तो उन वन प्रदेशों में पशुपालन किया जाता है। तो वहीं पर पशुपालन क्यों किया जाता है, वहां पर उद्योग स्थापित क्यों नहीं किए जाते हैं। तो वो क्या है, इस प्रकार का जो प्रभाव है उस प्रभाव का अध्ययन नियोजन के रूप में यानी प्रादेशिक संगठन के रूप में किया जाता है। नियोजन यानी कोई भी कार्य है उस कार्य को योजनाबद्ध रूप से उसको आगे बढ़ाना, यानी कोई कार्य की योजना बनाकर उसका कार्य करना। तो योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य को संचालित करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो योजनाबद्ध रूप से प्रकृति के साथ में यह भी देखा जाता है कि प्रकृति है, आने वाले समय में प्रकृति का किस प्रकार से विनाश हो सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे की जो अपने विकास की प्रक्रिया के लिए योजना तैयार करना। तो प्रकृति है, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर जो कार्य किए जाते हैं किसी प्रदेश है, यानी प्रादेशिक संगठन इसमें क्यों जोड़ा गया, यानी किस प्रदेश में किस प्रकार का कार्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह 5वां हो जाता है विषय क्षेत्र नियोजन व प्रादेशिक संगठन। 6वां रहता है अन्य प्रदेशों से संबंध। अन्य प्रदेशों से संबंध, तो अन्य प्रदेशों से संबंध से क्या तात्पर्य है कि जैसे अपने अटल बिहारी वाजपेयी है, उन्होंने कहा था कि हमेशा पड़ोसी से मधुर संबंध होने चाहिए, यानी मित्रता का संबंध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पड़ोसी हमें किसी भी परेशानी या किसी भी समय हमारे काम आ सकता है। इसलिए ये क्या है कि पड़ोसियों से संबंध अच्छे होने चाहिए। अन्य प्रदेशों से संबंध का मतलब क्या है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि जो प्रकार है, इन प्रकारों से अपने पड़ोसी जो प्रदेश है या जो मनुष्य एक प्रदेश में रहता है तो उसके जो पड़ोसी प्रदेश है उन प्रदेशों से आर्थिक संबंध किस प्रकार के, सामाजिक संबंध किस प्रकार के, राजनीतिक संबंध किस प्रकार के। आप देखते हैं मानव भूगोल का जो विषय है, इस विषय में हम देखते हैं कि जैसे भारत है तो भारत का अन्य देशों से आपका जो 11वां चैप्टर है, उस 11वें चैप्टर में आर्थिक संबंध दिया गया व्यापार के रूप में। सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंध के रूप में भी हमें मिलता है। अपने आर्थिक वाले में उद्योग वाला पार्ट है, विश्व उद्योग है, उसमें भी मिलता है। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी संबंध है, इन संबंधों का ये संबंध अन्य देशों से, अन्य प्रदेशों से किस प्रकार के रहते हैं, तो यह भी मानव भूगोल का एक विषय क्षेत्र है। इस प्रकार मानव भूगोल के मूल रूप से 6 विषय क्षेत्र हो जाते हैं। और यह है आर्थिक,
मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अलग रहता है, सामाजिक ये भी अलग, राजनीतिक वाला ये भी अलग अलग विषय क्षेत्रों के रूप में भी इनको पढ़ा जा सकता है। अपने रूप में ये 6 काफी है और मुख्य रूप से 4 है। इन 4 को तो आप रट ही लेना। इन 4 में से यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, संभावना बहुत कम है, फिर भी यदि आता है तो इन 2 में से नहीं